हम लोगों ने जो बातें डिस्कस कर ली थी, लाइट लगी हुई इसकी, हम लोगों ने जो बातें डिस्कस कर ली थी, इनिशियली वी स्टडीड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे थे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मैंने कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू पढ़ा दिया था, राइट? ठीक है, हमने एएलयू पढ़ा था कि नहीं? कंट्रोल यूनिट पढ़ा था कि नहीं? कंट्रोल यूनिट के बाद रीड एंड राइट साइकिल्स हमने पढ़ लिए थे कि नहीं? रजिस्टर्स पढ़ लिए थे कि नहीं? रजिस्टर्स भी हमने कर लिए थे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, बेसिकली तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस था, लेकिन वो मैं पूरा एक सेक्शन है, वो बहुत बड़ी डिटेल है उसकी। आईओ डिवाइसेस अभी हम नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है? जब हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर खत्म होगा ना, उसके बाद आईओ डिवाइसेस एक नया चैप्टर है, उसको एज ए चैप्टर कराऊंगा मैं, ठीक है? सही है ना? उसके जितने भी ऑपरेशंस है ना, इनपुट डिवाइसेस के और आउटपुट डिवाइसेस के, वो सारा हम लोग लेटर ऑन हम स्टडी कर लेंगे। अभी जो सा काम है, हम स्टार्ट करते हैं विद बसेस। सिस्टम बस से हम कहानी शुरू करते हैं। आपकी स्पेसिफिकेशन भी खोल लेता हूं मैं। ओके जी, हमारे पास बसेस कितनी टाइप्स की होती थी? हमने कहा था हमारे पास बसेस हैं, 3 किस्म की हैं। एड्रेस बस है, डेटा बस है, और एक है हमारे पास कंट्रोल बस है। ये 3 तरह की हमारे पास बसेस है। एड्रेस बस, नाम से ही जाहिर है ये क्या करती है, ये एड्रेसेस को कैरी कर रही होती है। जो एड्रेसेस मेमोरी और सीपीयू वाले, मेमोरी और सीपीयू के बीच के जो एड्रेसेस होते हैं उनको कैरी कर रही होती है, ठीक है? इट इज अ यूनिडायरेक्शनल बस। इसका मतलब है कि जो डेटा के अलावा एड्रेसेस हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल बस है, एड्रेसेस एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, ठीक है? और ये सिर्फ एड्रेसेस कैरी कर रही होती है। किस किस के बीच में? कैरीज एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। मेमोरी का हमने कहा था मेन मेमोरी, जिसको आप रैम भी कहते हैं, ठीक है? ये बात की नहीं। फिर दूसरे नंबर पे आती थी हमारे पास डेटा बस। डेटा बस एक बाय डायरेक्शनल बस है। दिस इज अ बाय डायरेक्शनल बस। ये कैरी कर रही होती है हर उस चीज को जो कि कंटेंट्स वाले पार्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है? मेमोरी को हमने विजुअलाइज किया था। हमने कहा था मेमोरी के अंदर 2 चीजें हैं। कौन कौन सी वाली चीज है? एड्रेस, और दूसरा क्या था इसके अंदर? कंटेंट्स है। समझ आ रही है कि नहीं? और इस पूरे को हमने एज अ होल एक को उसको क्या कहा था? इस पूरे ब्लॉक को हमने मेन मेमोरी कहा था। इस पूरे को हमने मेन मेमोरी कहा था, और हमने इसको रिजेंबल करवाया था किससे रिजेंबल करवाया था? रैम से, रोम से, या हार्ड डिस्क एसएसडी से? किससे? रैम से हमने इसको कंपेयर करवाया था। और इस एक पूरे यूनिट को हमने क्या बोला था? व्हाट इज दिस? नो मेमोरी यूनिट कहा था। क्या कहा था? मेमोरी यूनिट। ये पूरी चीज क्या कहलाती थी हमारी? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में 2 पार्ट्स थे। कौन कौन सा वाला पार्ट? एड्रेस वाला पार्ट, और दूसरा कंटेंट्स वाला पार्ट था। अब जो कंटेंट्स वाला पार्ट है उसके अंदर क्या क्या हो सकता था? इसमें 3 चीजें हो सकती थी। इसमें इंस्ट्रक्शन भी हो सकती थी। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन,
नंबर 2 इसमें और क्या सेव हो सकता था, एड्रेस भी हम सेव कर सकते थे, और तीसरा डेटा इटसेल्फ भी हम इसके अंदर क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आपने कभी किसी इंपॉर्टेंट चीज का एड्रेस भी सेव करवाना होता है ना, समटाइम किसी की लोकेशन सेव करवानी, तो लोकेशन भी कॉन्टेंट्स में ही सेव होती है, किसी और जगह की लोकेशन आपने स्टोर करवानी हो, ठीक है। और एड्रेसेस में हमेशा क्या मौजूद होता है, सिर्फ एड्रेसेस ही होते हैं, लोकेशंस होती है, और लोकेशंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती हैं। ये वाला डेटा हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है, रैंडम कंटेंट्स होते हैं, और इसके कंटेंट्स कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं या कॉन्टिगुअस कह सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर चल रहे होते हैं, ठीक है बात के नहीं। अब जो यहां से डेटा फेच होता है, ये डील करता है सिर्फ किसके साथ, कौन सी बस के साथ, ओनली विच बस, एड्रेस बस के साथ डील कर रहा होता है। और जो यहां से डेटा निकलता है वो किसके साथ डील करता है, ये वाला, ये सारा किसके साथ आता है, इसका लेन देन डेटा बस के साथ आता है। तो इसका मतलब है डेटा बस में क्या क्या चीजें ट्रेवल करती हैं, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस और डेटा इटसेल्फ ट्रेवल कर रहा होता है। क्लियर है बात कि नहीं? जो भी कंटेंट से निकलेगा मेन मेमोरी से निकलेगा और सीपीयू की तरफ जाएगा, और सीपीयू से वापस मेन मेमोरी में आएगा, क्योंकि जब मेन मेमोरी से सीपीयू की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं सीपीयू ने फेच किया, और जब सीपीयू चीजों को सॉल्व करने के बाद मेमोरी में वापस भेजता है तो उसको बोलते हैं मेमोरी में डेटा स्टोर हुआ, मेमोरी में डेटा क्या हुआ, स्टोर। तो अब मेन मेमोरी और सीपीयू दोनों इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो फेच के दौरान भी कंटेंट्स फेच होते हैं और स्टोर के दौरान भी कंटेंट्स स्टोर होते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? एड्रेस के साथ सिर्फ क्या है, फेचिंग का काम चल रहा होता है बाय द सीपीयू, सिर्फ सीपीयू क्या करता है, सिर्फ फेचिंग का काम, तो इसलिए वो वन डायरेक्शन है। डेटा कंटेंट्स क्या है, ड्यूल डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है वो किस किस के बीच में होती है आप लिखेंगे कैरीज कंटेंट्स बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस के बीच में भी ये डेटा को लाना ले जाना का काम कर रही होती है। मेन किसका काम है, मेन क्या होता है इसके अंदर, कैरीज डेटा, कैरीज कंटेंट्स बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, ठीक है बात क्या नहीं। अब इसी तरह से एक आता है आपके पास कंट्रोल बस, ये किस चीज के लिए होता है, ये सिर्फ क्या करता है कंट्रोल बस, क्या बचे बताएं, आपका नाम क्या है, जैन, जैन क्या करता है कंट्रोल बस, और कंपोनेंट्स को कैरी करता है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, सिग्नल्स को कैरी करता है ये कंट्रोल बस, सिर्फ क्या कैरी कर रहा होता है, सिग्नल्स। कौन से सिग्नल्स होते हैं इसमें, यस आयान बताएं, रयान, कंट्रोल यूनिट से जो आ रहे होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट से सिग्नल्स कौन से वाले आएंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, सिंक्रोनाइजेशन के सिग्नल्स होंगे, ताकि डिवाइसेस आपस में एक वक्त के ऊपर किस डिवाइस ने कौन सा काम करना है उसको ये बताया जा सके। बात समझ आ रही है कि नहीं, बैठ जाए पीछे, किस डिवाइस ने किस वक्त में क्या काम करना है उसको बताया जा सके। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? सो कंट्रोल बस क्या करती है, इट कैरीज सिग्नल्स, इट कैरीज सिग्नल्स, yes it is a bidirectional bus, it carries signals between CPU and other components of the computer and नहीं, फ्रॉम कंट्रोल यूनिट तो होता है, कंट्रोल यूनिट में से सिग्नल्स निकलते हैं, लेकिन मैं बस की बात कर रहा हूं। बस है वो मीडियम, वो चैनल जिसमें डेटा, जिसमें सिग्नल जा रहा है। किस तरह के सिग्नल्स होंगे, किससे आ रहे हैं, सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और ऑफ कंप्यूटर। अब ये सिग्नल किस किस्म का है, सिग्नल किस किस्म के होते हैं, ये होते हैं कंट्रोल करने के, कोऑर्डिनेट करने, फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्योंकि कंट्रोल यूनिट ने वाया कंट्रोल बस एक सिग्नल देना होता है मुख्तलिफ डिवाइस को कि तुम एक्टिव हो जाओ और ये काम स्टार्ट कर दो, फलानी चीज जो कंपोनेंट है या फलाना रजिस्टर है वो एक्टिव हो जाए
काम शुरू कर दे, एक्टिव हो जाए। हर एक कंपोनेंट का एक अलग टाइप का सिग्नल होता है, ताकि हर उस कंपोनेंट को पता चल जाता है कि मेरा जो सिग्नल है, उस कंपोनेंट को पता चल जाता है कि ये मेरे लिए सिग्नल आया है। और सिर्फ वही कंपोनेंट क्या होता है, एक्टिवेट होता है या एक्टिव हो जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? सिर्फ वही कंपोनेंट क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। बाकी कंपोनेंट्स में से कोई एक्टिव नहीं होता, बिकॉज वो सिग्नल एक खास उस एक कंपोनेंट के लिए, मतलब कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हर एक का जो सिग्नल है वो मुख्तलिफ है। हर एक के लिए जो सिग्नल बनाया गया है वो एक डिफरेंट सिग्नल बनाया गया है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? हर एक कंपोनेंट का जो सिग्नल है वो क्या है, डिफरेंट है। वजह ही डिफरेंट रखने की ये है ताकि एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम CIR से कोई काम करवाना चाहें तो MDR कोई ना करके बैठ जाए। MDR के लिए अलग सिग्नल है और CIR के लिए अलग सिग्नल होना चाहिए। सो सिग्नल किस तरह के होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन भी करता है ये, ठीक है। और सिग्नल्स कैसे होते हैं, ये दोनों चीजें लिख लें, सिंक्रोनाइजेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अपने नोट्स के ऊपर एडिशनल बात लिखें, ये समझ रहे मेरी बात क्या नहीं? तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, अब आती है इसके अंदर बस की अपनी। अब बस क्या है, मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारी वायर्स को जब आप इकट्ठा करते हैं तो वो क्या बन जाती है, बस बन जाती है। बस नेचुरली डेटा कैसा ट्रेवल करवाती है, पैरेलल ट्रांसमिशन होती है इसमें। कैसी ट्रांसमिशन होती है, पैरेलल ट्रांसमिशन होती है। क्यों? कि ढेर सारी वायर्स होती है, उसमें एक वक्त में डेटा क्या कर रहा होता है, ट्रेवल कर रहा होता है। समझ आ रही बात है कि नहीं? अब जो बस की विड्थ है, इट डिटरमिन्स, अगर 8 वायर्स हैं तो बस में कितनी वायर्स, 8 वायर्स हैं। इसका मतलब यह है कि उसमें 8 डिफरेंट चैनल्स होंगे, 8 डिफरेंट चैनल्स होंगे। हर चैनल किसको बोलते हैं, एक सिंगल वायर को बोलते हैं। जब उन 8 चैनल्स को, 8 वायर्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा तो एक बस बन जाएगी। और उस बस में कितनी बिट्स एक वक्त में ट्रेवल कर सकती हैं, 8 बिट्स ट्रेवल कर सकती हैं। उन बिट्स, अब हर वायर में जब करंट ट्रेवल करेगा तो वो 1 की वैल्यू होगी, और जब नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू 0 की होगी उस वायर में। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो जो 8 वायर्स होंगी, किसी में कभी करंट फ्लो करता है, कभी नहीं फ्लो करता, मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं। तो जो 8 वायर्स हैं उनकी वैल्यूज कहां से स्टार्ट हो सकती हैं, ऑल जीरो से स्टार्ट होती हैं, और कहां तक जा सकती हैं वो, मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है उसकी, ऑल वंस की। इसका मतलब है कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं इसके अंदर, 256 कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि नहीं बनते? अगर हमारा एड्रेस सिर्फ 8 बिट्स का हुआ, कितनी बिट्स का हुआ एड्रेस, 8 बिट्स का हुआ, बाइनरी में लिखा हुआ होता है। जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी 1s and 0s बनती है ना, क्या बनती है उसकी, 1s and 0s। 8 बिट की अगर आपकी एड्रेस की जो सी वैल्यू हो 8 बिट्स की है, तो आपकी बस बिट भी कितनी है, 8 बिट्स की। अगर आपकी एड्रेस बस जो सी है 16 बिट्स के, तो आपकी एड्रेस की जो सी है लोकेशन है भी 16 बिट्स की होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जितनी बस की विड्थ आप चौड़ी करते हैं उतना ज्यादा एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं। जैसे यहां पे अगर इस बस की जो विड्थ है, अगर बस की विड्थ कितनी बिट्स की है, 8 बिट्स की है। कितने बिट्स की, 8 बिट्स की है। अगर बस की विड्थ कितने बिट्स की है, 8 बिट्स की है। तो चैनल या जो बस इस्तेमाल करेंगे आप, एड्रेसेस अगर 8 बिट्स में है तो आपकी जो बस की विड्थ है वो भी 8 बिट्स की होनी चाहिए। तो इसका मतलब है आपका जो पहली होगी एड्रेस वैल्यू क्या होगी, ऑल जीरोस, फिर ऑल जीरोस एंड देन 1, फिर ऑल जीरोस एंड 1 0, फिर ऑल जीरोस एंड लास्ट टू 1 1 एंड सो ऑन चलता जाएगा, और आखिर में किधर तक आएंगे, ऑल वंस तक आएंगे। तो टोटल कुल मिला के जब देखा जाए, यहां से लेकर यहां तक कितने एड्रेसेस बनेंगे आपके पास, डिफरेंट 256 एड्रेसेस बनेंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा, समझ आ रही है? लेकिन अब इसके लिए 256 एड्रेसेस के लिए एड्रेस बस की विड्थ कितनी होनी चाहिए, इज इक्वल टू कितनी, 8 वायर्स। कितनी, 8 वायर्स, 8 चैनल्स जिसको आप कहते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि 8 बिट्स हैं तो 8 वायर्स होनी चाहिए उसकी।
क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? सही है ना बच्चों, सबको समझ आ रही है ये बात के नहीं? क्योंकि आपके पास कितनी डिफरेंट एड्रेसेस हैं, जैसे मैंने वहां पे समझाया ना 256 एड्रेसेस हैं, हर एड्रेस कितनी बिट्स का होगा? 8 बिट्स का होगा। तो 8 बिट्स का अगर एक एड्रेस है तो मतलब हर एड्रेस को कैरी करने के लिए कितनी वायर्स होनी चाहिए? 8 वायर्स। 8 वायर्स टू कैरी 8 बिट्स ऑफ एड्रेस। यस और नो? बात समझ आ रही है कि नहीं? टू कैरी 8 बिट्स ऑफ एड्रेस। गॉट इट? अब सुनो, मेमोरी तो इतनी छोटी नहीं होती, मेमोरी तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना, मेमोरी तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अब मोस्टली मतलब 16 बिट्स का भी एड्रेस हो सकता है, 32 बिट का भी एड्रेस हो सकता है, 64 बिट का भी एड्रेस हो सकता है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सो ये डिपेंड करता है कि एड्रेस आप कितने इस्तेमाल कर रहे हैं, एड्रेस बस उस हिसाब से कंप्यूटर्स में बनाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से जब आप डेटा या कंटेंट्स को कैरी कर रहे होते हैं तो इसके अंदर भी कुछ गिवन नंबर ऑफ क्या होती है? बिट्स होती हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे अगर इसमें 32 बिट्स का अगर कंटेंट्स हुआ, कंटेंट कितनी बिट के हुए? लेट्स से कंटेंट्स आपके हुए डेटा बस के अंदर, डेटा बस की बात कर रहा हूं, अगर कंटेंट्स वाला पार्ट कितनी बिट्स का हुआ? लेट्स से 32 बिट्स का हुआ कंटेंट्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कितनी बिट्स का हुआ? अगर 32 बिट्स का हुआ तो आपकी बस की विड्थ भी कितनी होनी चाहिए? डेटा बस विड्थ इज इक्वल टू 32 वायर्स या चैनल्स होने चाहिए। तो जितना आप बस विड्थ बढ़ाते हैं उतना डेटा एक साइकिल में ट्रेवल करता है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? एक साइकिल का मतलब क्या है? एक रीड करूंगा ना जब मेमोरी लोकेशन को, तो पूरी की पूरी मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगी? रीड हो जाएगी मेरी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जैसे मिसाल ले रहा हूं मैं, अगर यहां पे है फॉर एग्जाम्पल यहां पे डेटा स्टोर करवाता हूं मैं, कितनी बिट्स? अहमद इमरान कितनी बिट्स? 32 बिट्स। बस की विड्थ भी कितनी है मेरी? 32 बिट्स। तो जब मैं डेटा स्टोर करवाना चाहूंगा मेमोरी में तो बस मुझे एक ही दफा लेके जाना है और सारी की सारी बिट्स यहां पे आके क्या हो जाएंगी? स्टोर हो जाएंगी। अगर फेच करवाना है तो एक ही दफा फेच कर देंगे। जैसे यूं समझे कि बस एक गाड़ी है, बस एक गाड़ी है जिसमें कितनी सीट्स हैं? 32 सीट्स हैं। क्या ख्याल है? जब आप डेटा को स्टोर करवा रहे हैं तो 32 की 32 इकट्ठी आके यहाँ पे क्या होंगी? सेव हो जाएंगे। अब जब डेटा को लोड करवा रहे हैं तो सारी की सारी 32 इकट्ठी क्या हो जाएंगी? सेव हो जाएंगी। कोई एरर नहीं आएगा उसके अंदर, मतलब कोई प्रॉब्लम डिले नहीं आएगा। हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हुए एक साइकिल के अंदर पूरी की पूरी मेमोरी क्या हो जाएगी? रीड हो जाएगी। लेकिन अगर ये जो बस विड्थ है ये 16 वायर्स की होती, कितनी वायर्स की होती? 16 वायर्स की, तो दो चक्कर लगते हैं इसको। कितने चक्कर लगते हैं? मेमोरी में कितनी बिट्स होती? मेमोरी में कितनी होती? 9, 8 किसने बोला? डेटा बिट्स की बात कर रहा हूं। मेमोरी में कितनी होती? 32। अकल इस्तेमाल करें सारे बच्चे। कितनी है? सब बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं? कितनी है? 32 है। और यहां पे कितनी बिट्स होंगी आपके पास? वायर में 16 बिट्स हैं। तो मतलब यूं समझे कि वो जो गाड़ी है उसमें 16 सीटें हैं। पैसेंजर कितने हैं? 32। बिट्स को मैं पैसेंजर कह रहा हूं जिनको आपने लेके जाना है, क्योंकि बस क्या है? बस तो एक कैरियर है ना, एक वो वायर है ना जिसके थ्रू डेटा जाता है। तो उस कैरियर को कितने चक्कर लगेंगे? 2। एक दफा जाएगा, पहली 16 उठा के लाएगा, सीपीयू को दे देगा और सीपीयू क्या करेगा? इंतजार। फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा क्या करेगा? 16 लेके जाएगा और फिर सीपीयू को देगा। इससे क्या होगा? सवाल के लिए हाथ खड़ा करना है, ठीक है? इससे क्या होगा? डिले आएगा। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या होगी? स्लो हो जाएगी, परफॉर्मेंस बैड हो जाएगी उसकी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो परफॉर्मेंस जब भी बढ़ानी हो तो आपके कंटेंट्स का साइज भी क्या होना चाहिए? बड़ा, और आपकी बस विड्थ भी क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। सॉरी, डेटा पैरेलल है ना, कंप्यूटर में करीब करीब ट्रेवल कर रहा है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन तो है नहीं। कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू और मेन मेमोरी आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई बनाई जाती हैं।
कंपोनेंट्स करीब बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा ने ट्रेवल करना होता है, लाना ले जाना बहुत ज्यादा चल रहा होता है। स्क्यू नहीं होता ना बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है ना, ये यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस नहीं है ना। जैसे आपका कैमरा से लैपटॉप में जो डेटा जा रहा है वो यूनिवर्सल सीरियल बस के थ्रू जा रहा है, लेकिन लैपटॉप के अंदर की जो उनसी कम्युनिकेशन है वो स्क्यू तो नहीं हो सकती। वो स्क्यू कैसे होगी मुझे बताएं? जो कंपोनेंट्स एक दूसरे के बिल्कुल साथ है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो फिर हो जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है स्क्यूनेस की। लेकिन ये कंपोनेंट्स बनाए ही ऐसे जाते हैं कंप्यूटर के अंदर भी, जब आप खोलते हैं ना उसको, दोनों चिप्स जो सी एक दूसरे के बिल्कुल माइक्रो चिप्स साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में बनी हुई होती है, ताकि जो डेटा ट्रेवलिंग भी है वो क्विकर हो जाए, जल्दी हो जाए, और उसमें ये जो स्क्यूनेस का प्रॉब्लम है वो भी ना आए। ठीक है, सो तो हम कह सकते हैं कि जब डेटा बस की आप वेड्थ को बढ़ाएंगे उससे परफॉर्मेंस क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है जी, एक डेटा बस इस्तेमाल होती है, मल्टीपल डेटा बसेस फायदेमंद नहीं है। ठीक है, और जो मल्टीपल डेटा बसेस है यूं समझे मल्टीपल वायर्स थी, उनको इकट्ठा करके एक ही बस बना दी गई थी। ठीक है, इसी के बाद वो कंट्रोल बस आती है, जो आपको बताया मैंने, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम कंट्रोल यूनिट एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। और जो सिग्नल्स होते हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ सिग्नल्स भेजती है और इस कंट्रोल बस का और कोई काम नहीं है। ये जो कंट्रोल यूनिट है ना, ये सिस्टम क्लॉक के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रही है, जिसको पता होता है कि हर एक साइकिल के बाद अगला स्टेप्स उसको पता होते हैं, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है। तो हमने जो क्लॉक्स देनी होती है ना, जो सिग्नल्स देने होते हैं, वो हम सिस्टम क्लॉक को पहले से समझा देते हैं कि आपने इस तरह से आपने। तो कंप्यूटर कोई भी खुद से काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर हमेशा सिर्फ वो काम करता है जो हम उसको गाइड करते हैं, हमेशा वही काम करता है जो गाइड किया जाता है। यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है वो खुद से तो नहीं कोऑर्डिनेशन करवाता, इसको वो स्टेप्स बताए जाते हैं, उसको एल्गोरिथम यानी कि सीक्वेंस बताया जाता है कि हमेशा ये ऐसे 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 ही होगा। लेकिन हर एक कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट के साथ आप सिस्टम क्लॉक नहीं लगाते, आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम क्लॉक लगाते हैं, एक सेंट्रलाइज आप कंट्रोल यूनिट लगाते हैं। वो कंट्रोल यूनिट तमाम पार्ट्स को सिग्नल्स भेज रहा होता है कि अच्छा अभी आप, जैसे एक मैनेजर नहीं होता, मैनेज कर रहा होता है सारों को कि अभी आपने ये सिग्नल भेजना है, अभी आपने ये सिग्नल भेजना है, अभी आपने ये सिग्नल भेजना है, आप स्टॉप करें, आप स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, वो सिग्नल बेस्ड सारी कम्युनिकेशन चल रही होती है, नॉट ओरल नॉट वर्बल बट सिग्नल बेस्ड। ठीक है, अब यहां तक बात समझ आई सारों को कि नहीं आई? अब इसके बाद जो हमारा पार्ट आता है वो आता है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, साइकिल। अब ये साइकिल क्या है? प्रोसेसर जब भी कोई काम करता है, फेच का मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग। फेच का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग समथिंग, राइट? फेच का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग समथिंग, किसी चीज को लेके आना। डिकोड का मतलब क्या होता है? डिकोड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना, उसके मतलब को समझना, उसके अंदर वो हिडन मीनिंग क्या है, व्हाट द कंप्यूटर कैन डू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। ऑलराइट, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट का आता है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क या कैरी एक्शन या कैरी एप्रोप्रिएट एक्शन, उस तरह का वो खास एक्शन लिया जाए, समझ रहे कि नहीं? उस तरह का खास एक्शन लिया जाए या वो फंक्शन परफॉर्म किया जाए। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? सब बच्चे बताइए, क्लियर हो रहा है? अच्छा, सो सबसे पहले क्या किया जाता है? फेच किया जाता है। फेच कौन करता है? सीपीयू फेच करता है। कहां से? मेमोरी में से। कॉन्सेप्ट याद रखें, कंप्यूटर स्टोर्स इट्स थिंग्स इनटू द मेन मेमोरी एंड फ्रॉम द मेन मेमोरी सीपीयू टेक्स दोस थिंग्स। When the CPU takes those things, you say that कि computer is fetching something from the memory. CPU क्या कर रहा है? Fetch कर रहा है। किस में से? Memory में से। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Fetch कर, अब उसने fetch कर लिया, अगला पार्ट किस चीज का होगा? किसका होगा? Decode का। What is the मतलब of decoding? Understand करना। अब understand उसने कर लिया, अगला काम क्या होगा? एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? उसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसी तरह का फंक्शन परफॉर्म। वंस वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, अब किसकी बारी आएगी? नेक्स्ट
ऊंचा बोले, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पीछे जाएगा वो। किसके पीछे जाएगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पीछे जाएगा। तो वो जो रखो, इधर देखो ऊपर, और ये बालों का डिजाइन ठीक करो। ये कौन सा डिजाइन है ये? इधर मेरी तरफ देखो जरा, साइड पे पफ होना चाहिए, समझ आई? ये आगे क्या गिरा के अपनी आंखें छुपाई हुई है मुझसे। इंसानों वाला हेयर स्टाइल बनाया करेंगे। कौन सा हेयर स्टाइल है? पता नहीं कौन सा यहूदियों को देख के आप लोग इंप्रेस होते हैं। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फेच, फिर डिकोड किया उसको, मतलब समझने के लिए, मीनिंग समझने के लिए, फिर उसको क्या किया? उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट जब हो गया फिर दोबारा अगली इंस्ट्रक्शन क्या की गई? फेच की गई। ये है फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। अब इसके अंदर कौन हमें हेल्प करता है? इस पूरे के अंदर रजिस्टर्स हेल्प करते हैं। किसके अंदर? रजिस्टर्स हेल्प करते हैं। रजिस्टर्स, और वो कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स भेज रहा होता है उसके साथ साथ। समझ आ रही कि नहीं? हर प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ रजिस्टर्स काम कर रहे होते हैं। हर स्टेज के ऊपर डिफरेंट रजिस्टर्स काम करते हैं। समझ आ रही कि नहीं? रजिस्टर फंक्शन ऑफ ईच रजिस्टर is different. Yes, कंट्रोल बस, हाँ वो करती है, बता दिया था वो मेन बस, उसका और कोई काम। हाँ, कंट्रोल बस इन सारों को कोऑर्डिनेट कर रही होती, कह सकते हैं। रजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं इसमें। फंक्शन ऑफ ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। कुछ रजिस्टर्स हैं एड्रेस के, कुछ हैं डेटा के, कुछ हैं उसको डिकोड करने के, और कुछ हैं उसको टेम्परेरीली अपने पास आंसर्स को स्टोर कराने के। ठीक है बात कि नहीं? सो अब रजिस्टर्स में कौन कौन आ रहे थे? सबसे पहले कौन आता था? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता था? आहद बिलाल आप बताएं, आहद, प्रोग्राम काउंटर क्या करता था? खड़े हो जाओ, आप बताओ। येलो शर्ट, नीचे देख के नहीं, ऊपर। यस, एड्रेस होता है, अपने पास रख लेता है पहले से अगली इंस्ट्रक्शन के लिए। सो इन इंग्लिश वी विल से दैट इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच इज टू बी फेच्ड और एग्जीक्यूटेड। जिसको एग्जीक्यूट करना हो, जिसको फेच करना हो, उसका एड्रेस सबसे पहले क्या करता है? पीसी अपने पास होल्ड कर लेता है। ऑलराइट, सबको समझ आ रही है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीसी? बहुत एफएक्यू है एग्जाम का। पीसी क्या करता है जी? होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द next instruction which is to be fetched or executed. क्लियर है ये बात कि नहीं? अब प्रोग्राम काउंटर से अगली स्टोरी किसके पास जाती है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। एड्रेस पार्ट, एड्रेस फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर इज कॉपीड इनटू द MAR। प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस MAR में चला जाता है, और प्रोग्राम काउंटर फिर आफ्टर गिविंग द एड्रेस टू द MAR, आफ्टर गिविंग द एड्रेस टू द MAR, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नाउ प्रोग्राम काउंटर विल बी एलिजिबल टू गेट इटसेल्फ चेंज्ड, टू गेट इटसेल्फ अपडेटेड। अपने आप को अपडेट करने के लिए एलिजिबल हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू किसको दे दी? MAR को दे दी। अब MAR के पास है एड्रेस, ये मेन मेमोरी में उस जगह को इंडिविजुअली जाके लोकेट कर लेता है जहां से कंटेंट्स ने पिक होना होता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये MAR क्या करता है? ये आपको बताया था ना, व्हाट डज इट होल्ड? एड्रेस। और यहां पे कौन चलेगा? ये कौन है? ये वाला हिस्सा कौन सी बस है? कौन सी बस होगी गर्ल्स एंड बॉयज? यहां पे भी कौन सी बस इस्तेमाल होगी? एड्रेस बस है, क्योंकि एड्रेस ट्रेवल कर रहा है। यस और नो? ठीक है। प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस गया किसके अंदर? MAR के अंदर। MAR जितनी ज्यादा एड्रेसेस होंगे उतनी ही वाइड उसकी बस विड्थ चाहिए होगी। अगर 8 बिट्स का एड्रेस है तो 8 बिट्स की बस विड्थ है। 16 बिट्स का अगर एक एड्रेस है तो 16 बिट्स की बस विड्थ होगी। क्लियर हो रही कि नहीं? अब हर एड्रेस जो MAR इज जस्ट यूज्ड, memory address register is used to locate the address from where the data is to be fetched or executed, from where the data is to be taken
It holds the address. What does it hold? Address. It holds the address. अच्छा, एक मिनट, ahad MDR क्या करता है? मैं पिछले हफ्ते से मंडे से कह रहा हूं नोट्स लें. Do you have a book? बुक है आपके पास? उसी को इस्तेमाल कर लें. हाँ जी, अगला पार्ट किसमें क्या होगा? अगला MDR. अब MDR क्या करेगा? It will fetch the data from the content part of the memory. It will fetch the data or from the content part of the memory. समझ आ रही है कि नहीं? Specified by whom? Memory address register. It will fetch the contents from the location specified by MAR. दिमाग लगाओ गनी थोड़ा सा. ये क्या करेगा? डेटा फेच करेगा. ठीक है, कौन सा डेटा? यस, जो स्पेसिफाई किया था किसने? MAR ने. क्योंकि एड्रेसेस तो ढेर सारे होंगे ना, उनमें से किसी एक जगह जाके MAR क्या करेगा? पॉइंट करेगा, यहां से डेटा उठा. अब MAR किसको पॉइंट करेगा? जो इसके पास डेटा, जो MAR के पास एड्रेस मौजूद होगा, जो MAR के पास एड्रेस इब्राहिम सती मौजूद होगा. ठीक है, तवज्जो रखो इधर. ठीक है ना? अब MDR में चला जाएगा. क्लियर हुई? अब MDR में हो सकता है क्या था? डेटा था. हो सकता है क्योंकि कंटेंट्स है ना इसमें, ये अपने पास क्या होल्ड करता है? बताओ गर्ल्स एंड बॉयज. लड़कियां आवाज दे रही कि नहीं दे रही? लड़कियों की आवाज. कंटेंट्स. MDR क्या होल्ड करता है? कंटेंट. अब कंटेंट समटाइम दे नीड डिकोडिंग. समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो कौन चेक करेगा कि डज इट नीड टू बी डिकोडेड और नॉट? सो एवरी टाइम यू हैव टू सेंड थिंग्स टू द CIR. अब CIR के पास भी जब जाएगा तो क्या चीज लेके जाएगा? डेटा बस ही लेके जाएगी. कौन सी चीज लेके जाएगी? डेटा बस लेके जाएगी इसके पास के यार देखो ये मेरे पास चीजें आई हैं, इसको जरा क्या करो? डिकोड करो. क्या ये कंटेंट में एड्रेस पड़ा हुआ है? क्या ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है? या क्या ये सिर्फ डेटा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? ये क्या है? ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि मैं कौन था? मैं तो सिर्फ एक कैरियर था, मैं तो एक रजिस्टर था. रजिस्टर हमने कहा था किसको? किसको कहा था रजिस्टर? गनी. टेम्परेरी स्टोरेज एरिया को कहा था रजिस्टर. जो कि कहां पे होते हैं रजिस्टर्स? ये सारे रजिस्टर्स किधर होते हैं? किस कंपोनेंट में? CPU में होते हैं. किस कंपोनेंट में? CPU में होते हैं. समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये सारे रजिस्टर CPU का हिस्सा है. CPU क्यों इनको लेता है? क्योंकि CPU में मेमोरी नहीं है. मेमोरी का अलग कंपोनेंट है, तो CPU ने चीजों को अपने पास रखना है. एड्रेस को एड्रेस की जगह में रखना है और डेटा को डेटा की जगह में रखना है. इसलिए CPU एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में काम को कर रहा होता है. उसने एक साइकिल डिवाइड की हुई है. फिर CIR क्या करता है? इसको CIR क्या करता है? डिकोड करता है. डिकोड का मतलब क्या है? मतलब उन तीनों में से एड्रेस, इंस्ट्रक्शन या डेटा. मतलब निकाल रहा होगा कि यार ये चीज क्या है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता, क्योंकि सारी 1s and 0s ही होती है. कुछ एड्रेस के मुताबिक उसको पता होता है एड्रेस की बिट्स ऐसी नजर आएंगी, इंस्ट्रक्शन की बिट्स ऐसी नजर आएंगी और डेटा की बिट्स फलानी तरह से नजर आएंगी. उसके मुताबिक फिर काम परफॉर्म होता है. और वो जो काम परफॉर्म होता है वो कोई भी काम नहीं है, वो सिर्फ आउट ऑफ दोज अवेलेबल टास्क्स व्हिच अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म, उनमें से कोई एक काम होगा. आउट ऑफ ऑल अवेलेबल टास्क्स जो एक कंप्यूटर कर सकता है, उनमें से कोई एक टास्क आपने बीच में उसको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ होगा. जैसे कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर में कोई जो बटन गिवन है सिर्फ वही काम हो सकता है, उसके अलावा कोई काम नहीं हो सकता. जैसे कुछ कैलकुलेटर्स में फर्क होता है ना, पुराने मॉडल्स एंड न्यू मॉडल्स में आपने देखा हुआ है ना, उसमें कुछ काम न्यू मॉडल में हो सकते हैं और पुराने में नहीं हो सकते. अब वो जो पुराने मॉडल है उसमें कोई भी बटन दबा के आप नया काम नहीं करवा सकते हैं, वजह उसकी मशीनरी ही ऐसी नहीं थी. जो अवेलेबल टास्क थे उसमें से सिर्फ चंद टास्क परफॉर्म हो सकते, मतलब वो काम परफॉर्म हो सकते हैं. तो कंप्यूटर में भी जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो सिर्फ वही वाली इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जो कंप्यूटर को आता है सॉल्व करना. तो वो डिकोड कर लेगा ताकि उसका मतलब अंडरस्टैंड करें, और जब डिकोड कर लेगा, डिकोड्स एंड नई
अंडरस्टैंड्स द मीनिंग, अंडरस्टैंड्स द मीनिंग, मीनिंग समझेगा। और मीनिंग के बाद अगला काम किसका होगा? एग्जीक्यूशन का होगा। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला सारा CIR से एक्यूमुलेटर तक आने का या कोई भी काम परफॉर्म करने का, ये कौन सा काम है? एग्जीक्यूशन का। ये कौन सा काम है गर्ल्स एंड बॉयज? एग्जीक्यूशन का काम है। ये कौन सा काम है? एग्जीक्यूशन का। अब एग्जीक्यूशन इज बेस्ड सोनली अपॉन दिस डिकोडेड थिंग, बिकॉज इसका जो मतलब होगा उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। मोहम्मद इमरान सर मामा बुला रहे हैं, बैग लेके जाए। सो इस प्रोसेस में क्या होगा? यहाँ पे एग्जीक्यूशन यहां पे चल रही होगी इस दौरान, समझ आ रही है कि नहीं? और एग्जीक्यूशन के बाद, एग्जीक्यूशन बेसिकली यहां पे होती है। जो वो डेटा है तो डेटा की बस से ही जाएगा सारा, ठीक है? कौन सी बस से? एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में जाके डेटा स्टोर हो जाएगा। अब एक्यूमुलेटर एक ऐसा कंटेनर है सीपीयू का जिसमें तमाम सॉल्व चीजें क्या होती हैं? वो सेव हो जाती हैं। एक्यूमुलेटर में क्या होता है? तमाम सॉल्व चीजें सेव हो जाती है। मेमोरी में नहीं, मेमोरी को पता ही नहीं है कि आंसर आया कि नहीं आया, सीपीयू को पता चल जाता है आंसर आ गया। समझ आ रही है कि नहीं? मतलब यूं कहें कि मेमोरी पास्ट में है, पास्ट में चल रहा है, और सीपीयू प्रेजेंट में चल रहा है। सीपीयू ने चीजें सॉल्व कर ली है, सीपीयू को आंसर पता चल गया, मेमोरी को नहीं बताया, यानी कि मेमोरी ने आगे स्क्रीन पे भी आंसर नहीं दिया, आंसर पहले सीपीयू को पता चल जाता है। फिर सीपीयू उस आंसर को एक और इंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर, सुन रहे हैं कि नहीं? आंसर आ गया, किसके पास आया? एक्यूमुलेटर के पास। क्या आते हैं? क्या आ जाते हैं एक्यूमुलेटर के पास? रिजल्ट्स आ जाते हैं। रिजल्ट्स बोलते हैं एग्जीक्यूटेड थिंग्स को, जो एग्जीक्यूट हो चुकी होती, मतलब जो आपने काम परफॉर्म करना होता है ना कि नहीं, अकॉम्प्लिश्ड टास्क्स, अकॉम्प्लिश्ड ऑपरेशंस, वो तमाम चीजें किसमें होती हैं? किसमें होती है? एक्यूमुलेटर में। अब अगला एक इंस्ट्रक्शन आएगा, अगली एक इंस्ट्रक्शन आएगी जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को उठा के किसमें डालेगी? किसमें डालेगी? मेन में। अगली इंस्ट्रक्शन आएगी। क्लियर हो रही है? तो अगली इंस्ट्रक्शन के लिए जब तक रिजल्ट्स पढ़े हैं कंप्यूटर ऑन है तो सीपीयू में पढ़े हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? सो हमें जो आंसर्स आए हैं वो चाहिए, वो आंसर्स लाने के लिए हमें स्टोर कराना होगा मेन मेमोरी में, बिकॉज जितने भी आईओ डिवाइसेस हैं वो डील करती हैं किसके साथ? मेन मेमोरी के साथ। मेन मेमोरी डील करती है सीपीयू के साथ। सो जो आप सीपीयू पे ये जो टाइपिंग शाइपिंग कर रहे होते हैं वो सबसे पहले किस में जाती हैं? मेन मेमोरी में जाती हैं। मेन मेमोरी से किस में आती हैं? सीपीयू में आती हैं। सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है और आंसर अपने पास रखता है, और उस आंसर्स के बाद आपको वैल्यू दे देता है मेन मेमोरी को, और मेन मेमोरी फिर आपकी स्क्रीन पर दिखानी हो या कुछ भी करनी हो तो वो करती है। लेकिन एक्यूमुलेटर किसकी मदद से उनको करता है? एक्यूमुलेटर दो चीजों की मदद से सॉल्व करता है। एग्जीक्यूशन करता है किसकी मदद से? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट की मदद से। किसकी मदद से? एएलयू और कंट्रोल यूनिट की मदद से। हम क्या कर रहे हैं? हम वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। किसका? वॉन न्यूमन का। वॉन न्यूमन ने कहा था कि मेरा कंप्यूटर क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? सिर्फ अरिथमेटिक चीजों को, सिर्फ लॉजिकल चीजों को सॉल्व कर सकता है। अरिथमेटिक में उसने क्या कहा था? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, या शिफ्ट कर सकता है। लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से थे? और एंड नॉट ऑपरेशंस थे, बस ये काम। बाकी जितना भी कंप्यूटर है वो इनके बाद बना है, इनको इस्तेमाल करके आगे बनता रहा है। क्लियर हो रही कि नहीं? सो और इसमें एएलयू तो आ गया। कंट्रोल यूनिट का क्या काम था इसके अंदर? कंट्रोल यूनिट का क्या काम था? पहला चीज हो गया कोऑर्डिनेट, कंपोनेंट्स को सिंक्रोनाइज करना कि किस वक्त एएलयू का कौन से वाला पार्ट एक्टिव होगा। एएलयू के अंदर भी पार्ट्स हैं। एडिशन का सर्किट अलग है, सब्ट्रैक्शन वाला अलग है, मल्टीप्लाई करने वाला अलग है, डिवाइड करने वाला अलग है, शिफ्ट करने वाला अलग है, एंड करने वाला अलग है, और करने वाला अलग है। तो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डिकोड करेगा ना,
उस डिकोड करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बताएगा, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक क्या करेगा, बताएगा कि भाई क्या करना है. what does this instruction want you to do? Does it want only load in the accumulator? Does it want only store, or does it want some arithmetic function? Does it want SUB, subtract? Does it want MUL, multiply? Does it want ADD, addition? Does it want something DIV, etc, etc? Yeah, does it want LSR, logical shift right, LSL, logical shift left? क्या चीज मांग रही है ये? सो उसके अकॉर्डिंग एक फंक्शन चूज किया जाता है और वो चूज करने के बाद कंट्रोल यूनिट will only send a signal to that particular component, activate yourself, you are required here, right? मतलब एडिशन वाले को ALU को बोलेगा ALU अपने एडिशन वाले पार्ट को एक्टिव कर दो, you are required here. वो बोलेगा यार किसको ऐड करना है, वो बोलेगा 20 को ऐड करो, किस में, एक्यूमुलेटर में जो चीज पड़ी है उसके अंदर ऐड कर लो. बस एक्यूमुलेटर में पड़ा है 20, आप ऐड करो 30 को ऐड करना है 20 के अंदर. वो कहेगा जी कर लिया मैंने, क्या करूं, आपको कहेगा एक्यूमुलेटर में आंसर सेव कर लो, 50 एक्यूमुलेटर में आ जाएगा. और फिर उसका आंसर जो है ना मेन मेमोरी में लेके जाना है. तो जो आप कैलकुलेटर की स्क्रीन पर सामने देख रहे होते हैं ना, तो वो मेन मेमोरी के आंसर्स देखते हैं. किसके आंसर्स? मेन मेमोरी के आंसर्स आप देखते हैं. वो पहले सॉल्व हो जाता है, सॉल्व होके किस में पड़ा होता है, और हर एक्यूमुलेटर का जो सा आंसर है वो दोबारा मेन मेमोरी में जाता है. बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बच्चों को समझ आ रही है? समझ आ रही है जी बेटा? एक रिजल्ट एक टाइम में, एक रिजल्ट एक टाइम में, एक रिजल्ट ओनली. तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ALUs होते हैं, CPU के अंदर मल्टीपल ALUs होते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम इकट्ठे परफॉर्म किए जा सकें. ठीक है, तो एक ये पूरा कंपोनेंट एक कंप्यूटर में आ गया, मतलब एक CPU में आ गया. एक CPU में अगर मैं इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो है मल्टी कोर कॉन्सेप्ट. समझते हैं ना आप? ड्यूल कोर, क्वाड कोर, सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? किधर सुना हुआ है? लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स में. मोबाइल फोन्स में तो सेम फिनोमेना लैपटॉप या टैबलेट या स्मार्टफोन या उसके ऊपर भी चल रहा होता है. ऑक्टा कोर सुना है? कोर i7, कोर i9, कोर i5, ड्यूल कोर, कोर टू डू, सुना हुआ है कि नहीं? ये सारी हैं कोर्स की टाइप्स और उसकी नंबर्स. जितनी ज्यादा कोर्स करेंगे उतने ज्यादा प्रोसेसर्स बढ़ते जाएंगे. कोर का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जब कम होंगे तो स्पीड भी क्या होगी? प्रोसेसर ज्यादा होंगे तो स्पीड भी क्या होगी? सो कंप्यूटर्स दे नीड मल्टीपल प्रोसेसर्स, multiple ALUs and multiple registers so that they can perform tasks different processors simultaneously. It increases the performance of the computer. As I told you, the width of the data bus also increases the performance. Are you getting my point कि नहीं समझ आ रही? आप जब यहां से डेटा को आप फेच करते हैं ना, एक साइकिल में, एक ही साइकिल में पूरा जो कंटेंट है ना वो उठ जाता है. आपको डबल साइकिल लगाएंगे ना, मतलब डबल साइकिल का मतलब क्या है? 2 चक्कर लगाना, आधा डेटा लेके जाना CPU के पास, फिर दोबारा आना, फिर लेके जाना. तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. यस और नो? ठीक हो रही है बात कि नहीं? बच्चे नाम क्या था? सॉरी आपका नाम मेरे ज़हन से भूल. इब्राहिम. अब इस पूरी चीज को पता है कंप्यूटर ने एक नाम दिया हुआ है. एड्रेस की बस, डेटा बस की जो विड्थ है ना उसको एक नाम दिया हुआ है, वर्ड. क्या बोलता है उसको? वर्ड. क्या बोलता है? वर्ड. तो यहां से यहां तक जितनी भी बिट्स हैं क्या कहलाएगा? वर्ड साइज. क्या कहलाएगा? वर्ड साइज. अगर 32 बिट्स हैं तो हमारा वर्ड साइज कितने का है? ये वो वाला वर्ड नहीं है जो अंग्रेजी वाला वर्ड होता है. कंप्यूटर में इसका नाम क्या है? वर्ड. वैसे एक नाम है जिसको आपने कंटेंट्स नहीं कहा था, जिसको आपने क्या कहा था गर्ल्स एंड बॉयज? जल्दी बोले ना. कंटेंट्स. इसको जो बस की विड्थ के हिसाब से आप नोट करते हैं ना तो बोलते हैं वर्ड साइज. क्लियर हो रही है मेरी बात की कि नहीं? बस की जो विड्थ होती है, अगर वो हाफ हो गई तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? हाफ पे चली जाएगी. किस पे चली जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी कंप्यूटर की? स्लो हो जाएगी. क्या हो जाएगी?
स्लो हो जाए। जो काम कंप्यूटर 1 घंटे में परफॉर्म करता था, अब कितने घंटे में करेगा? 2 घंटे में। क्लियर हो रही है मेरी बात की कि नहीं? इसी तरह से बेहतर ये होता है कि बस की विड्थ भी क्या की जाए, बढ़ाई जाए, और वर्ड साइज भी क्या हो। वर्ड साइज का मतलब है कंटेंट्स क्या होने चाहिए, बड़े, मतलब उसका साइज बड़ा होना चाहिए। मेन मेमोरी में कंटेंट्स का जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और उसी के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए उतनी एटलीस्ट बस विड्थ तो हो आपकी, ताकि एक साइकिल में पूरी की पूरी आपकी कंटेंट के पार्ट उठ के सीपीयू में आ जाए। ऐसा ना हो कि सीपीयू को इंतजार करना पड़े। क्या ख्याल है? ये जो आपने कभी सुना है, आप में से किस किस ने सुना है 32 बिट सिस्टम? रेज योर हैंड्स। 32 बिट सिस्टम, 64 बिट सिस्टम, 128 बिट सिस्टम। 64 बिट सिस्टम सुना हुआ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 64 बिट सिस्टम? इसका मतलब यह है कि आपकी जो बस की विड्थ है वो कितनी है, 64 बिट्स की है। आपका जो वर्ड साइज है वो कितनी बिट्स का है, 64 का है। जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है सारों ने कंप्यूटर में कभी? व्हेनेवर, बच्चे बात सुने, जब आप कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो 2 ऑप्शंस आते हैं। कौन से वाले? एक 32 बिट सिस्टम के लिए और एक, आज एक काम करना, किस किस ने आज तक डाउनलोड नहीं किया पहले मुझे ये बताएं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे डाउनलोड किस किस ने नहीं किया हुआ? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। नो, इट्स नॉट अ शेम, आई विल गिव यू अ स्मॉल एक्सरसाइज। आपको गूगल क्रोम का पता है? पता है? कंप्यूटर पे जाइएगा, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिएगा। किस नाम से? वैसे लिखें, वैसे लिखना है और सिर्फ देखना है क्या लिखा हुआ है वहां पे। इट इज सोनली बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। लिखिए जी गूगल क्रोम डाउनलोड, ठीक है, फ्री डाउनलोड, सिंपल इतना लिखना है। या आप लिखें कौन सा वाला होता है आपका जो फाइल डाउनलोड करता है, और सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? नहीं, जो फाइल्स डाउनलोड करता है कोई भी फाइल आपकी, इंटर डाउनलोड मैनेजर, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, वो डाउनलोड करें। उस पर लिखे वेब ब्राउजर पे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर फ्री डाउनलोड। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप डाउनलोड करें और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको खोलना, डाउनलोड ना करना, सिर्फ चेक करना। दे विल गिव यू 2 ऑप्शंस। हर ऑप्शन के नीचे लिखा होगा 32 बिट सिस्टम, 64 बिट सिस्टम। फिर और भी ऑप्शन आएगा जी कंप्यूटर कौन से वाला है आपका। विंडोज है, विंडोज कौन सी वाली है? 07 है, 2010 है, XP है, विंडोज 98 है। अब ये विंडोज क्या है? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। क्या है ये? इसी तरह वो एप्पल वालों के लिए एक अलग ऑप्शन बताएगा। अच्छा, एप्पल में कौन सा वाला है? मैक ओएस है तो उसमें कितने बिट सिस्टम है, तो आप उसमें से चूज करेंगे कि मेरे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन कौन सी है, उस पर क्लिक करेंगे आप। उतने बिट सिस्टम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा और वो चलेगा, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है। किसकी? आपके वर्ड साइज की। समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं ना, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, उसके जो ग्रुप्स हैं वो 32 बिट्स के बने हुए होंगे या 64 के बने हुए होंगे। इसलिए आपके कंप्यूटर में कंपैटिबल होकर सेव हो जाएंगे। कोई दूसरा आएगा तो वो सेव रन ही नहीं, सेव हो जाएगा, रन नहीं होगा, आप उसे चला नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नोट्स लाजमी है, रिवाइज करना, आप चैंपियन बन जाएंगे इन तमाम कॉन्सेप्ट की जब मेरी बात याद रखेंगे। अगर इसी तरह कल उठ के आएंगे तो फिर ये जो इतनी आसान बातें थी बहुत मुश्किल लगने लग जाएंगी। ठीक है, सो कल आपका काम है फ्लो चार्ट भी पढ़ के आना है। कल का नोट्स में जो अगला पार्ट है, अगले पेज पे फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट तक आपने करके आना है। ठीक है जी।